ये जो चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आगे आने वाले करीब करीब सारे चैप्टर्स में यूज़ होते हैं, है ना। तो इनमें से ये जो तीन टर्म है वर्क, पावर और एनर्जी, इन तीनों टर्म को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। जिनमें से पहले आता है वर्क। तो जो वर्क है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार 9th में पढ़ते हैं इस वर्क का डिफिनीशन, और वही डिफिनीशन हम लोग फिर से पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेज के साथ में, है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले हमने जो वर्क का डिफिनीशन पढ़ा है वो क्या है। तो पहले जो डिफिनीशन पढ़ा है उसके हिसाब से कहा जाता है कि when a force is applied on a body and if body gets displaced, then it is said that work has been done on the body, ठीक है। तो ये अपना पुराना डेफिनेशन है वर्क का, और साथ में जो वर्क का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो जो कैलकुलेशन हमने पढ़ा था उसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि जो वर्क का वैल्यू होता है उसको सीधा लिख देते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का लेते थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। कुछ इस तरह से हम लोग वर्क का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, है ना। तो इसी डिफिनीशन को समझते हुए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि हमने एक ब्लॉक लिया है, और ये जो ब्लॉक है ये ऐसा ब्लॉक है जिसका कि शेप चेंज हो सकता हो, है ना। ये डिफॉर्मेबल ब्लॉक है, ठीक। मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप का ब्लॉक है ये। तो इस पर हमने दोनों तरफ से फोर्सेज अप्लाई किए, एक फोर्स लगाया इधर से और दूसरा फोर्स लगाया इधर से, दोनों ही फोर्स F हैं, ठीक। और इस तरह से क्या हुआ कि इस ब्लॉक का जो शेप है वो चेंज हो गया, कुछ इस तरह से चेंज हो गया, है ना, ऐसा रह गया अब ये। तो अब देखेंगे कि जो ब्लॉक का जो सेंटर था वो पहले यहाँ था और डिफॉर्म होने के बाद भी वहीं पर है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या इस ब्लॉक पर कोई वर्क हुआ, है ना। आप 90% स्टूडेंट से पूछेंगे, 19 क्या आप कहें 99% स्टूडेंट से पूछेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो ये कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि जो अपना डिफिनीशन है उसके हिसाब से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क 0 होगा। और यहाँ पर जो बॉडी का जो सेंटर है वो चल नहीं रहा, तो यूँ कहा जा सकता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई वर्क नहीं हुआ। ये हमारे पुराने डिफिनीशन के हिसाब से आता है कि वर्क डन 0 होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड definitions
वर्क डन विल बी 0। ठीक है, लेकिन 0 होना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कि आप देखेंगे कि जब भी कोई बॉडी डिफॉर्म होता है तो डिफॉर्म होने से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी तभी आ सकती है जब उस ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क किया गया हो। जैसा हम लोग एक सिंपल केस लेते हैं इस स्प्रिंग का। ठीक है, इस स्प्रिंग पर हमने दोनों साइड से कोई फोर्सेज लगाया। ठीक, यहाँ से एक फोर्स लगाया F और यहाँ से भी एक फोर्स लगाया F। ठीक, अब देखेंगे कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गया, है ना। कंप्रेस होकर के उसका जो लेंथ है वो छोटा हो गया। ठीक, कुछ इस तरह से, है ना, फोर्सेज लग रहे हैं और उसके कारण से स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने से क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अगर छोड़ेंगे इसको तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको वापस जो है शेप में ला देगी। पोटेंशियल एनर्जी गायब हो जाएगी, शेप में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी आई है, डिफॉर्मेशन हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी आई है। पोटेंशियल एनर्जी आने का मतलब है कोई ना कोई वर्क हुआ होगा। तो उसी हिसाब से अगर इस ब्लॉक में भी देखें तो ब्लॉक में डिफॉर्मेशन हो गया है। अगर इलास्टिक बॉडी हुआ तो क्या होगा कि उसको फोर्सेज को हटाते ही वापस फिर शेप में आ जाएगा, है ना। तो इसमें भी ये कहा जा सकता है कि इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आई है। इस ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी आई है क्योंकि इसका शेप जो है वो चेंज हो गया है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी आई है तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस पर वर्क हुआ है। ठीक, तो अपना जो पुराना डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है कि वर्क डन 0 होगा, ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ इसमें कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पुराना डेफिनेशन जो है वर्क का वो गलत है। पुराना डेफिनेशन भी सही है। वो इसलिए क्योंकि पहले हम लोग जब भी बातें करते थे तो एक रिजिड बॉडी के बारे में बातें करते थे। तो रिजिड बॉडी में जो है चूंकि उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट है जहां पर फोर्स अप्लाई किया जाता है ना। जैसे इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है और जैसे जैसे डिफॉर्मेशन हुआ तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खिसकते हुए यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, उसी तरह से ये जो राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है और जैसे जैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना हो तो लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और पहले क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता था और इसलिए वो डिफिनीशन सही काम करता था। लेकिन अब जो है अगर हम देखें, हमें सही डिफिनीशन जानना है तो ये कहेंगे कि अगर बॉडी डिफॉर्म भी हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, दोनों ही केस में वर्क कैलकुलेट करना हो तो डिफिनीशन ये सही होगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इस डिफिनीशन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे
कि जो वर्क है इसको लिखते हैं इस तरह से, फोर्स अप्लाइड इनटू displacement of point of application of force। ठीक है, तो ये नया डेफिनेशन है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force is a point on the body where force is applied। ठीक है, तो अपना जो नया डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर ये है, अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो गया तो वर्क हुआ, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हुआ तो कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है, जैसे इस स्प्रिंग वाले केस में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पहले यहाँ पर था और जैसे ही फोर्स लगाते रहे तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ गया, क्योंकि स्प्रिंग छोटा सा हो गया है। उसी तरह से जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ था और ये फोर्स लगते लगते डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गया, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसलिए फोर्स ने कुछ पॉजिटिव वर्क किया है इस स्प्रिंग पर और इसीलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है। ठीक, वैसे ही इस डिफॉर्मेबल ब्लॉक में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था पहले यहाँ था, वो फोर्स लगते लगते पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ आ गया, तो फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो गया, इसलिए वर्क हुआ है। ठीक, अच्छा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो इस फोर्स की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ था और वो डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गया। आप देखेंगे कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, तो अल्टीमेटली दोनों फोर्सेस ने पॉजिटिव वर्क किया है इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक, तो अब ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का जो सेंटर है वो भले ही नहीं चला हो लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए इन फोर्सेस ने वर्क किए हैं। ठीक, तो अब जो है जो फाइनली हमने जो नया डेफिनेशन सीखा है उसको एक बार समराइज करते हैं, उसको एक बार लिखते हैं। तो कहेंगे कि जो वर्क का अपना डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, व्हेन force is applied on a body and the point of application of force gets displaced, then it is said that work has been done on the body। ठीक, तो ये डेफिनेशन है और इसके हिसाब से
जो हम लोग वर्क का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें लिखेंगे फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये जो है इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, अब इसको थोड़ा सा बाद में हम लोग समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग फोर्स के डायरेक्शन में लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो चीज़ें आगे समझेंगे। अभी तो हमें ये ध्यान रखना था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लेते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम इस पॉइंट एप्लीकेशन वाला जो केस है इसको थोड़ा सा और समझते एक छोटे से एग्जाम्पल से, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर इस पेन से एक लाइन ड्रॉ किया। सपोज ये हमने लाइन ड्रॉ किया, लाइन हमने बनाना शुरू किया यहाँ से, और इसको हम लोग इस तरह से खिसकाते यहाँ चले गए। तो ये जो है इनिशियल पॉइंट कहलाएगा और ये जो है ये कहलाएगा फाइनल पॉइंट। तो हमें ये जानना है कि जो पेन है और जो पेपर है दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उस फ्रिक्शन ने क्या पेपर पर कोई वर्क किया है या नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें हमें पहले ये जानना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन पेपर ड्यूरिंग लाइन इज ड्रॉन। ठीक है, जब लाइन हमने ड्रॉ किया था तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन ने कोई पेपर पर वर्क किया या नहीं किया। ठीक है, तो क्योंकि आप देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पहले यहाँ था और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खिसकते यहाँ पहुँच गया है, तो क्या पेपर पर हमने वर्क किया। तो इसका सही आंसर है कि हमने पेपर पर कोई वर्क नहीं किया है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। कारण ये है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ पर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर रहे हैं। पहले हमने फोर्स यहाँ लगाया, फिर फोर्स यहाँ लगाया, फिर फोर्स यहाँ लगाया, फिर फोर्स यहाँ लगाया। हम फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको खिसका रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अपने आप नहीं चल रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, क्योंकि पेपर स्टेशनरी है तो पहले जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया था ये पॉइंट आगे नहीं खिसका, ये पॉइंट यही है। हमने क्या किया, पॉइंट ही चेंज कर दिया। इसके बाद हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से हम पॉइंट को चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, चेंज करते करते हम लोग यहाँ पर आ गए। तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हुआ है, बल्कि हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दिया है, इसलिए पेपर पर कोई वर्क नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन ऐसे ही अगर कहा जाए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन पेन पर फ्रिक्शन ने कोई वर्क किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि उस पर वर्क किया है, क्योंकि जो पेन है वो पेन यहाँ से ऐसे खिसक रहा था, पेन खिसकते हुए यहाँ पर आया है ऐसे। तो पेन चूंकि चल रहा है तो फ्रिक्शन जिस पॉइंट पर लग रहा होगा पेन का जो नीव होता है, ठीक है, जिसे कि लाइन ड्रॉ किया जाता है, उस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो पॉइंट चल रहा है।
और वो चूंकि पॉइंट चल रहा है इसलिए फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा। ये अलग बात है कि वर्क डन जो होगा वो निगेटिव आएगा। वो निगेटिव इसलिए आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स पेन पर हमेशा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। अगर पेन जो है लाइन हम लोग इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पेन पर उल्टे डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसलिए वर्क डन निगेटिव होगा, लेकिन कुछ वर्क डन होगा। ठीक, तो ये केस हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो है जो पेन का नींव है ना। अगर पेन पर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खोजे तो उसका नींव वाला जो पॉइंट है वहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उस पर फ्रिक्शन ने वर्क किया है। जबकि पेपर पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खोजेंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खिसक रहा है ना। ये जो अपना पेपर है उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ था, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो खूब सारे हैं, जो कि हमने लाइन ड्रॉ करते टाइम में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज किया था। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हमने डिस्प्लेस नहीं किया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तभी डिस्प्लेस होता जब पेपर खुद ही चल रहा होता। इसके बाद हम लोग एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो वर्क का डेफिनेशन है उसमें और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि सपोज अपने पास एक बॉल है ना। ये एक बॉल है, इस पर हमने कोई फोर्स लगाया। ठीक है, सपोज इस पर हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ठीक, और जैसे ही फोर्स लगाया तो ये बॉल जो है ये डिस्प्लेस हुआ। बॉल डिस्प्लेस होकर के ये 50 मीटर आगे गया। ठीक, यहाँ तक हमने फोर्स लगाया है ना, यहाँ तक कंटिन्यूअसली ये फोर्स लग रहा था। ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक लग रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से छोड़ दिया, मतलब कि फोर्स लगाना हमने बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बॉल है ये और आगे गया। आगे एक वाल है, इस वाल से टकरा करके ये बॉल रुक गया, है ना। बॉल जो है ये रेस्ट पर आ गया। ये आगे का जो डिस्टेंस है ये भी 50 मीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। तो ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और बॉल को इसने 50 मीटर तक जो है डिस्प्लेस किया जब ये फोर्स लग रहा था। उसके बाद बॉल को छोड़ दिया गया। बॉल और 50 मीटर आगे जा करके जो है यहाँ पर टकरा करके रुक गया। ठीक, तो अगर हमसे कहा जाए कि वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा तो क्या कहेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो अपना फिक्स्ड है, हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर चूंकि रिजिड बॉडी है इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहेंगे या बॉडी कहेंगे, बराबर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो अपना फिक्स्ड है 10 न्यूटन का। जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर क्या लेना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमें 50 लेना चाहिए या 100 लेना चाहिए, ये हमें सोचना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉल का हुआ है 100 मीटर, है ना, लेकिन जो फोर्स है वो इसके आगे यहाँ से इधर कहीं भी फोर्स ने वर्क किया ही नहीं, क्योंकि फोर्स था ही नहीं तब।
इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमें वही लेना चाहिए जब तक फोर्स लग रहा हो, यानी डिस्प्लेसमेंट के जगह पर हम लोग सिर्फ 50 मीटर रखेंगे और इसलिए जो आंसर है वो आएगा 500 जूल। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग कब तक का लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ application in the duration when force continuously applied on the body is used to calculate the work done by the force। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी ड्यूरेशन का लेना है जिस ड्यूरेशन में फोर्स कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द ड्यूरेशन व्हेन फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाइड। ठीक है, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए जब फोर्स लग रहा हो। जब फोर्स लगना बंद हो गया उसके बाद ऑब्जेक्ट कितना भी आगे चलता रहे वहाँ पर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हमने अभी सीखी। एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी ड्यूरेशन का रखना है जिस ड्यूरेशन में फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा था। ठीक, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो जो है वर्क का जो वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब जो है हमें पता है कि जो वर्क का यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जो ऐसा यूनिट होता है यही हमें याद रखना है। ठीक, अच्छा, अब जब हमें वर्क का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो जब कांस्टेंट फोर्स होगा उस केस में क्या कहेंगे, when applied force is constant। तो उस केस में जो वर्क होता है उसको हम लोग लिखते हैं F डॉट S, है ना। यहाँ पर जो F है वो है फोर्स अप्लाइड, F होता है फोर्स अप्लाइड, और जो S होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
ठीक। तो पहले चूंकि हम लोग वेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे 9th-10th में, और इसलिए सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा करते थे। चूँकि अब हमारे पास वेक्टर की जानकारी है, नॉलेज है, और इसलिए जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वेक्टर वाला, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बताता है एफ डॉट एस जो है ये वर्क होता है। जैसे अगर अपने पास कोई फोर्स है जो कि यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि ये फोर्स कहीं इस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फोर्स हो गया, और जिस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर हो गया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल ऐसा मान लिया जाए कि थीटा हो गया। ठीक, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से जो वर्क है उसको हमें लिखना चाहिए एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर एफ क्या है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और जो एस है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो थीटा है ये हो गया एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हैं, अगर इनकी वैल्यू हमें पता हो तो वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसको अगर रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब एफ कॉस थीटा क्या है, अब देखेंगे कि जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और एक निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ फोर्स का कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा जो है उसको लिखा जा सकता है फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट इनटू एस जो है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें पता है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं component of force along displacement s, है ना, into magnitude of displacement or just displacement। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, इसको हमने ऐसे लिख लिया एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक, और ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू एस कॉस थीटा। अगर ऐसे लिखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे जो वर्क का फॉर्मूला है वो हमने बताया कि एफ एस कॉस थीटा होता है, तो इसमें से एफ अलग कर देंगे और एस कॉस थीटा अलग कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि ये जो फोर्स है, फोर्स कहीं ऐसे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट जो है
वो कहीं इधर हो रहा है। ठीक, ये है डिस्प्लेसमेंट s और ये है थीटा। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, एक फोर्स के परपेंडिकुलर, एक फोर्स के पैरेलल। तो फोर्स के पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा s cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा s sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो s cos थीटा है उसको कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट एलोंग फोर्स आ गया है ना। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग फिर से इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एलोंग फोर्स। ठीक है, यानी ये जो s cos थीटा था, s cos थीटा ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक, तो एक तो ये हो गया वर्क का डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एलोंग फोर्स। और जब थोड़ा देर पहले हमने लिखा था वो ये लिखा था कि फोर्स एलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गया। तो ये हो गया, कहने का मतलब ये है कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लेकर के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और वेक्टर फॉर्म में हमने बताया कि ये होता है एफ डॉट एस, यानी कि एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो वर्क को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और कई सारे एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इन तीन फार्मूले पर बेस्ट, या इन तीन फार्मूलों को यूज़ करके।